हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथों में 66वीं बीपीएससी मेंस का जो जीएस फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको एनालिसिस करने जा रहा हूं इसका, और साथ साथ इसमें जितने प्रश्न आए हैं उसका क्या उत्तर होना चाहिए उस संबंध में भी कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न था, देखिए, संथाल में पूछा था कारण, गति और परिणाम। तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना था, इस प्रश्न के 3 भाग हैं। अब आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है, क्वेश्चन देखते ही कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आंख मूंद कर जिनको जो भी आता है वो सीधा सीधा लिख दिया, या फिर ऐसा भी होता है प्रश्न को तो उन्होंने पढ़ा, कारण सबको पता रहता है, और वो क्या करते हैं, जितना कुछ ध्यान में था सब उगल डालते हैं। बाकी गति और परिणाम को लिखते समय उनको लगता है कि अब तो समय काफ़ी बीत चुका है और बहुत सारे प्रश्न लिखने हैं, तो बस फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, वो क्वेश्चन समाप्त। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोपोर्शनेट वे में प्रश्न के 3 भागों पर समान रूप से ध्यान देना था, तब जाकर संतुलित उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भले ही आपने 8 पेज लिखा हो, क्वेश्चन आसान था निश्चित रूप से, लेकिन आप अगर सोचें कि आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। कहने का मतलब, प्रश्न को देखकर उसको ध्यान से पढ़कर और उसके तीनों भागों का उत्तर देना था। कारण, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। कारण में आपको बताना था कि आदिवासियों का अपना एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश होता है जिसमें वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई, उसके पश्चात उस क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना प्रशासन शुरू किया और उसके अंतर्गत नई राजस्व प्रणाली शुरू की गई तब। और यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तब तो झारखंड वाला एरिया बिहार का ही भाग था। तो संथाल जो मूवमेंट चला, संथाल जो विद्रोह हुआ है, वो पूर्वी बिहार में, अर्थात राजमहल पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र में, भागलपुर और राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। तो कारण क्या था, चूँकि संथाल अपने तरीके से, अपने पढ़ा पंचायत, अपनी प्रशासनिक प्रणाली के तहत खेती और जंगल के सहारे अपने जीविका चलाते थे। नई भू राजस्व व्यवस्था आई तो प्रत्येक खेतीहर को लगान देना था, लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को कर वसूलना था। ये जमींदार उस क्षेत्र के नहीं थे, गैर संथाली थे, जो बाहर से आए थे, अर्थात ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि। तो इनके प्रति इनका रोष था, क्योंकि लगान का दर बहुत उच्च। अब वो संथाल लोग इसको देने में सक्षम नहीं, इन्हें कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज भी वो बाहरी लोगों से ही लेते थे, जो साहूकार, महाजन इत्यादि होते थे, जिन बाहरी लोगों को ये दिकू कहते थे। तो लगान की उच्च दर और उसके कारण जो इनका आर्थिक शोषण शुरू हुआ, महाजनों, साहूकारों, जमींदारों, इन तिकड़ी के कारण, इस तिकड़ी के बीच में पड़कर जो इनका शोषण हुआ, जो एक समय बाद इनके लिए असह्य हो गया। ऊपर से नए नए जंगल कानून, जिसके कारण जंगल के माध्यम से जो फल फूल या लकड़ियाँ ये प्राप्त करते थे, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। उसके अलावा इनकी अपनी प्रशासनिक प्रणाली थी, पढ़ा पंचायत के अंतर्गत ये अपना प्रशासन इनका चलता था, इनका अपना एक तरीका था, राजनीतिक ढांचा, वो अभी छिन्न भिन्न हो गया। इनके समाज में आकर, इन संथालों के बीच आकर ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करने के लिए इन्हें प्रेरित करते थे। और संथालों का क्या है कि धर्म के प्रति इनका अपना विशेष लगाव, इनका अपना विशेष प्रकार का धर्म होता है, तो उसमें खलल। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार से इनके जीवन शैली में हस्तक्षेप हुआ, और आर्थिक शोषण ने इन्हें क्या, विद्रोह के लिए मजबूर किया। आपको इसको संक्षेप में एक भाग के रूप में देना था। दूसरे भाग में गति, अर्थात संथाल विद्रोह किस गति से आगे बढ़ा, कैसे चला, यह बताना था। तो आमतौर पे बहुत लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि इसमें क्या लिखे। आपको बताना था कि जून 1855 से नवंबर 1855 के बीच किस प्रकार यह मूवमेंट कैसे ग्रो किया, कैसे सिद्धू, कानू, भैरव चांद नाम के 4 भाइयों ने लोगों को लामबंद किया। पहले यह बहुत बड़ी छोटी संख्या थी, 6,000, 4,000, 6,000, फिर 10,000, 10 से 30,000, 30,000 से 60,000, और अलग अलग जगह पर इकट्ठा होकर इन्होंने अपने आप को लामबंद किया। इनको नेतृत्व दे रहे थे कौन, भैरव
चांद, सिद्धू कानू, इन लोगों ने लामबंद किया इनको, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा धार्मिकता का भी पुट था। तो कैसे यह जून से नवंबर तक कैसे यह आगे बढ़ा, हिंसक होता गया, और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया। लेकिन उससे पहले इन्होंने ब्रिटिश सेना को और जमींदारों को भी काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाई थी, और बल्कि उस संथाल क्षेत्र में अपना एक थोड़े समय के लिए एक सरकार भी कायम किया था। आपको इस डेवलपमेंट को बताना था इस गति के अंतर्गत। और परिणाम के अंतर्गत फिर आपको संतुलित रूप से लिखना था कैसे संथाल परगना जिला बना, नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सामान्य कानून से अलग विशेष कानून चलता था। कैसे पढ़ा पंचायत को पुनः लागू किया गया, अर्थात इनके राजनीतिक ढांचे को कैसे लागू किया गया, यह समझाना था। माझी व्यवस्था, अर्थात एक संथालों के बीच एक मुखिया था जिसका जो प्रधान कहलाता था, कैसे वह एक न्यायिक अधिकार भी रखता था। यह व्यवस्था जो खत्म हो गई थी ब्रिटिश सरकार के प्रवेश के कारण, पुनः यह व्यवस्था लाई गई, इसको बताना था। अर्थात व्यापारियों के द्वारा किस प्रकार इनका शोषण होता था और इनके उपज का इनको बहुत ही कम दाम मिलता था, इस पर भी सरकार की ओर से कुछ इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए ताकि बाहरी लोगों द्वारा इनका शोषण न हो। तो ये जो परिणाम दिखाई देते हैं आपको बारी बारी से यह भी बताना था, और तब इन तीनों पर बराबर ध्यान देकर आपको इस संतुलित उत्तर को लिखना था। अगर आपने ऐसा किया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ईश्वर आपका भला करे। अब आइए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका बिरसा मुंडा। आप देखेंगे लगभग 10 से 15 दिन पहले का मेरे वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी गेस किए थे, जिसमें मैंने मुंडा विद्रोह गेस भी किया था, और मैंने गेस किया था कि मुंडा विद्रोह की प्रकृति स्पष्ट करें। आपके प्रश्न में है मुंडा विद्रोह संबंधी विशेषताओं को बतलाएं, मतलब मुंडा विद्रोह की विशेषता को बतलाएं। प्रश्न बेहद आसान था। मुंडा विद्रोह पूछा गया था और इसकी विशेषताओं को पूछा गया था। विशेषताएं अब क्या है, 8 प्रश्न देने हैं, 3 घंटे हैं, 20 से 22 मिनट है, आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको बहुत ध्यान से फोकस्ड वे में आपको देखना है कि हमको सीधे उत्तर पे आना है, और किस प्रकार उत्तर देना है यह भी ध्यान देना है। मैंने अपने क्वेश्चन में गेस किया था, मैंने समझाया भी था कि प्रकृति के अंदर क्या क्या लिखना है। यहाँ विशेषता पूछा गया, विशेषता और प्रकृति में थोड़ा सा फर्क है। जैसे किसी विद्रोह किसी आंदोलन की प्रकृति है, उसकी विशेषता हो सकती है, लेकिन सारी विशेषताएं प्रकृति नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, चूंकि आपने एग्जाम दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने भी पढ़ा होगा कि मुंडा विद्रोह की खास बात यह थी कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व एक पढ़े लिखे नवयुवक बिरसा मुंडा ने किया था, है ना। तो यह इस विद्रोह की एक अपनी विशेषता हो गई, क्योंकि आदिवासी विद्रोह में सारे विद्रोह ऐसे नहीं थे जिनको एक पढ़े लिखे आदिवासी ने नेतृत्व दिया हो, लेकिन मुंडा विद्रोह के साथ ऐसी बात थी, तो यह इसकी विशेषता हो गई। लेकिन इस पढ़े लिखे नवयुवक द्वारा जो इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया, जिसके कारण इस विद्रोह की प्रकृति थोड़ी अधिक प्रगतिशील थी, यह इस विद्रोह की प्रकृति हो गई। क्या कि यह आदिवासी विद्रोह प्रगतिशील स्वभाव लिए हुए था, क्योंकि इसमें मुंडा राज की कल्पना की गई थी, अर्थात कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना की गई थी। भले ही वह फलीभूत न हुआ अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि विशेषता और प्रकृति में थोड़ा फर्क है जरूर, लेकिन अगर प्रकृति को आप जान रहे हैं तो निश्चित रूप से आप विशेषता को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या लिखना था, मुंडा विद्रोह का थोड़ा संक्षिप्त परिचय पहले देना था कि मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ, 1895 से 1901 के बीच में तक चला ये। इसको नेतृत्व प्रदान किया बिरसा मुंडा ने, जो पढ़ा लिखा नवयुवक था, और उसने पढ़ाई की थी और उसने देखा कि किस तरह मुंडा समाज का शोषण हो रहा है। थोड़ा सा इस तरह से आपको कारण इंट्रोडक्शन देते हुए लिखना था। फिर इस विद्रोह की विशेषता बतलानी थी, तो विशेषता के अंतर्गत आपको बतलाना था कि अन्य आदिवासी विद्रोहों की तरह यह आदिवासी विद्रोह था निश्चित रूप से, लेकिन इसकी कुछ अपनी अलग विलक्षण विशेषता थी, जिसके अंतर्गत यह विद्रोह अन्य विद्रोहों से थोड़ा अलग था, थोड़ा प्रगतिशील था। यह हिंसक भी था, स्थानीय भी था, स्थानीय प्रकृति का था। यह अपने आप में एक विशेषता, हालांकि अन्य आदिवासी विद्रोह भी स्थानीय प्रकृति के ही पाए गए हैं, खासकर उस दौरान जो हुए। तो इसका एक सीमित क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। यह हिंसक विद्रोह था, यह भी अपने आप में एक इसकी विशेषता थी। यह प्रगतिशील इस रूप में था
कि इसके अंतर्गत मुंडा राज की कल्पना की गई थी। इस विद्रोह की और ख़ास बात एक यह भी थी कि बिरसा मुंडा ने जो इसने इसको नेतृत्व प्रदान किया, उसने आंदोलन को, अपने इस विद्रोह को एक ऐसे आंदोलन का रूप दिया जिसमें उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोह के साथ साथ इसमें समाज सुधार, धर्म सुधार और आत्म सुधार, इन तीनों का तत्व था, एलिमेंट था। तो आप इसको विशेषता के रूप में दिखला सकते हैं कि सारे आदिवासियों को लामबंद करने के लिए, एकजुट करने के लिए, उनके बीच व्याप्त बुराइयों, कमियों को, जिसके कारण उनमें एकता नहीं रह गई थी, उसको दूर करने के लिए, अर्थात अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को फलीभूत करने के लिए, सफल कराने के लिए पहले बिरसा ने क्या किया, समाज सुधार पर ध्यान दिया। धर्म संबंधी भी कुछ सुधार के लिए उसमें कुछ उपदेश दिए और व्यक्तिगत सुधार पर भी बल दिया कि भाई ऐसे करो, मदिरा पान मत करो, कोई भी व्यसन गलत है, साथ साथ एक ही देवता की पूजा करो, बहुदेववाद में सामाजिक एकता नहीं झलकती है, जैसी बातें। तो समाज सुधार, धर्म सुधार, व्यक्तिगत सुधार, राजनीतिक रूप से लोगों को प्रेरित कर लामबंद करना, मुंडा राज की कल्पना करना और उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह, हिंसक विद्रोह, स्थानीय विद्रोह जैसी बातें इस विद्रोह की खास विशेषता थी। और देखा गया कि इस विद्रोह के पश्चात इसका फायदा भी हुआ। खूंटी प्रमंडल बनाया गया 1905 में, छोटानागपुर एक्ट पारित हुआ 1908 में। वहाँ ऐसी कई बातें शामिल की गई उस क्षेत्र में, रांची और छोटानागपुर के आसपास के क्षेत्र में, जो पहले नहीं थी, जो कहीं न कहीं मुंडाओं को विशेषाधिकार देती थी, जो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक ढांचे, उनके धार्मिक ढांचे को संरक्षण प्रदान करती थी। ये सारी बातें इस विद्रोह की खासियत थी, खूबी थी, जिसने इस विद्रोह को एक नया रूप दिया और साथ साथ इस विद्रोह ने आगे के आदिवासी आंदोलनों को प्रेरित भी किया। यह भी इसकी एक विशेषता थी। सॉरी। अब आए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन आप चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। इस प्रश्न को भी मैंने गेस किया था और यह प्रश्न ऑलमोस्ट हूबहू पूछ लिया गया है। क्या प्रश्न था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह किया गया, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नई दिशा दी, या एक प्रस्थान बिंदु था, एक खास मोड़ था स्वाधीनता आंदोलन के लिए। प्रश्न आपका यही है कि यह स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ, मतलब एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्रश्न यह था कि चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार स्वाधीनता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक नया मोड़, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मतलब प्रश्न का आशय यह है, पूछने का आशय यह है कि किस प्रकार इसने, इस चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने जिसका नेतृत्व किया था, किस प्रकार इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, कैसे उसमें एक अलग परिवर्तन इस सत्याग्रह की वजह से संभव हो सका। बहुत आसान था यह प्रश्न, आपको याद होगा। आपको इसमें सीधे कहाँ पे शुरू करना है? सर्वप्रथम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। किस मुद्दे को लेकर यह शुरू किया गया था? किसानों के मुद्दे को लेकर, तिनकठिया पद्धति जो वहाँ का प्रचलन था जो चंपारण में, उसके विरुद्ध। हालांकि यह पद्धति समाप्त हो गई थी, लेकिन इस पद्धति को समाप्त करने के एवज में जो थे नीले अंग्रेज थे, जिन्होंने पट्टे पर ज़मीन ले ली थी और किसानों को मजबूर करते थे नील की खेती के लिए, उन्होंने इस तिनकठिया पद्धति से मुक्त करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी से निवेदन कर लखनऊ में उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी ने इस मुद्दे पर यहाँ आने के लिए अपनी हामी भर दी और इस प्रकार वो इस सत्याग्रह को यहाँ आकर उन्होंने शुरू किया। तो सबसे खास बात यह थी कि यह सत्याग्रह जो उनका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह कहें आप, अर्थात सत्याग्रह तो उनका एक समझिए दर्शन है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सविनय अवज्ञा जैसे उपकरण इस्तेमाल किए और उनको इस आंदोलन में
सफलता प्राप्त हुई। तो एक्चुअली क्या है कि सत्याग्रह का यह प्रथम प्रयोग था उनका, और यह सफल रहा। और सफल होने के साथ साथ गांधी जी ओवरनाइट स्टार हो चुके थे। कहने का मतलब कि पूरे देश में एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में उभर गए, क्योंकि यह किसानों संबंधी यह मुद्दा, और इस मुद्दे में एक अभिनव नया प्रयोग सत्याग्रह का, और वो भी सफल प्रयोग, इससे स्वाधीनता संघर्ष को एक नया स्वरूप, एक नया बल प्रदान किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले 1885 से 1905 तक उदारवादियों का था कांग्रेस पर राज, अर्थात कांग्रेस में उन्हीं का वर्चस्व था, जिसको बोलते हैं मॉडरेट्स। उनका जो संघर्ष का तरीका था अंग्रेजों के खिलाफ, वो क्या था? प्रेयर पिटीशन, अनुनय विनय। 1905 से 1915 तक कांग्रेस पर किसका वर्चस्व रहा? तो गरम दल का। तो उनका था जो तरीका लड़ाई का, संघर्ष का अंग्रेजों के विरुद्ध, वो था पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध, जो गांधी जी के सत्याग्रह से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश थी कि हिंसा को अपनाया जा सके। पैसिव रेसिस्टेंस में, निष्क्रिय प्रतिरोध में, यह गरम दल की तकनीक थी अंग्रेजों से संघर्ष की। गांधी जी का जो संघर्ष था, यह सत्याग्रह, यह इन दोनों नरम दल और गरम दल दोनों से कुछ तत्वों को लिया गया था, उसे एक नया रूप दिया गया था, और वह था जो एक्टिव रेसिस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं सत्याग्रह। और उसका पहला प्रयोग बिहार में हुआ, और वह सफल रहा चंपारण में। तो देखा यह गया है कि इस आंदोलन के इस सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य, उद्देश्य में स्पष्टता और मतलब उभर कर आई, क्योंकि उदारवादियों का स्पष्ट कोई लक्ष्य नजर नहीं आता कि क्या उनका उद्देश्य था। अब उसके बाद जो नरम दल है, उनका उद्देश्य स्वराज का था निश्चित रूप से, लेकिन जब हम देखते हैं कि गांधी जी का यह सत्याग्रह सफल हुआ है, तो जो मूवमेंट का जो उद्देश्य है, अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट चला, उसका उद्देश्य है वह स्पष्ट और अधिक स्पष्ट हुआ। स्वराज से आगे बढ़कर वह पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ रहा है। तो उद्देश्य की स्पष्टता किसी आंदोलन की अगर हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात यह है, एक सत्याग्रह का नया प्रयोग, जिसके आधार पर सामने वाले को नैतिक बल से, बिना हिंसा के परास्त कर देना, यह अपने आप में कहीं ना कहीं न सिर्फ आंदोलन की सफलता की बात थी, बल्कि आंदोलन के आधार को भी इसने मजबूत किया। क्योंकि जैसे ही कोई आंदोलन सफल होता है तो लोगों का मनोबल बढ़ता है और सामाजिक आधार उसका बढ़ता है, लोग स्वतः उस आंदोलन से जुड़ने लगते हैं। और यह गांधीवादी आंदोलन का एक गांधीवादी स्वरूप यह पहली बार दिखा, तो इसका जनाधार काफ़ी बढ़ा। जनाधार बढ़ने का एक और कारण क्या हुआ कि किसान के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से अपनाया गया। गांधी जी ने इस मुद्दे को अपनाया, जो दो रूपों में दिखता है। एक तो कांग्रेस ने स्पष्ट, कांग्रेस पर पहले क्या था, इस बात का आक्षेप था कि वह किसानों के मुद्दों से खुद को बचती है, हालांकि कांग्रेस का अपना अलग कंपल्सन था। दूसरा कि किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभर कर आया, किसानों का यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उभर कर आया, क्योंकि गांधी जी ने इसको टेकअप किया था। तो राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में किसानों का मुद्दे का आ जाना, तो यह भी आंदोलन के लिए एक नई बात थी। आंदोलन में जनाधार का विशेष रूप से बढ़ पाना, अर्थात उसका पहले से अधिक विस्तृत होना। हालांकि आपने गौर किया होगा, मॉडरेट्स के समय जनाधार बहुत सीमित था, थोड़ा जनाधार बढ़ा था, उच्च मध्यम वर्ग लोग उसमें जुड़े थे, नरम दल का जब वर्चस्व था कांग्रेस के पर तब। लेकिन गांधीवादी आंदोलन के दौरान देखेंगे जनाधार विशेष रूप से बढ़ा और समाज के हर तबके उसमें शामिल हुए। और तो आप देखते हैं कि आंदोलन की स्पष्टता, के लक्ष्य की स्पष्टता और स्पष्ट रूप से दिख रही है, जनाधार विकसित हो रहा है, किसानों का मुद्दा निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उभर रहा है, कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय मुद्दे, किसान के मुद्दे को अपनाया जा रहा है। और साथ साथ गांधी जी के सहयोगी के रूप में भी कई नेता इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। वो सारे नेतागण भी अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और उन्होंने भी स्वाधीनता आंदोलन को अपना एक मजबूत आधार दिया, अपना नेतृत्व दिया विभिन्न क्षेत्रों में। बिहार उसका स्पष्ट ग्लैरिंग एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ गांधीवादी आंदोलन का नामक एक नया आंदोलन का एक नया स्वरूप उभर कर आया। और आप देखते हैं आगे ये असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन
अलग अलग रूपों में दिखाई दिया और फाइनली यह आज़ादी में परिणत हुआ। तो कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है स्वाधीनता आंदोलन पे। आपको इसी को सिलसिलेवार ढंग से बता देना है कि कैसे जो ज्वाला यहाँ से उठी वह शांत नहीं रही, उसने आगे के किसान आंदोलन को प्रेरित तो किया ही, जो हम खेरा सत्याग्रह से लेकर और कई किसान आंदोलनों में देखते हैं। साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष के जनाधार को भी विकसित किया। लक्ष्य और स्पष्ट हुआ आंदोलन का। साथ साथ कई नए नए नेतागण उभरे और साथ साथ गांधीवादी नेतृत्व मिला स्वतंत्रता संग्राम को और अंत में हम आज़ाद हुए। आपको इन चीज़ों को यहाँ पे समेकित भाव से दिखलाना था। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ईश्वर आपका भला करे। अब देखिए आगे क्या है, अगला प्रश्न क्या है। आई एम सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन थोड़ा झेलने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि बात मेंस की है, पीटी की नहीं, और मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। राइट, देखिए यहाँ पे क्या है आपका अगला प्रश्न है, नेहरू संप्रदाय और धर्मनिरपेक्ष। अर्थात हमारे नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, निरपेक्षता, सेकुलरिज्म और संप्रदायवाद के प्रति क्या नजरिया था, क्या विचार था, यही पूछा गया है इस प्रश्न में। तो अगर आपने नेहरू पढ़ा होगा तो बड़ा आसान, बहुत आसान प्रश्न था। नेहरू जी क्या थे? नेहरू जी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में और काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ऐशो आराम के साथ पले बड़े व्यक्ति थे। विदेशी उनकी पढ़ाई थी, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न आइडियाज से वो काफ़ी प्रभावित थे। निश्चित रूप से आप इसको निगेटिव रूप में न लें, कहने का मतलब उनकी सोच थोड़ी सी आधुनिक थी, कहने का मतलब यह है, वास्तव में आधुनिक थे वो विचारों से। अब क्या है पूछा यहाँ जा रहा है, संप्रदाय और संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षता, अर्थात सेकुलरिज्म के प्रति और सांप्रदायिकता के प्रति उनके क्या विचार थे यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि आप जिस माहौल में पढ़े बढ़े होते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा जिस माहौल में होती है, तो निश्चित रूप से आपके विचारों पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे आप हो, हम हो या नेहरू जी हो। तो यहाँ पे इसको इस रूप में समझना है कि गांधी जी इस मामले में थोड़े प्रैक्टिकल थे। उनका जो अप्रोच था देश के प्रति या वर्तमान समस्या के प्रति काफ़ी प्रैक्टिकल था उनकी सोच। वो समाज में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है उसको बड़ी बारीकी से देखकर, समझकर और तब वो कोई निर्णय लेते थे। और निश्चित रूप से चूंकि वो पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत थे, उसका भी अपना एक प्रभाव था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपको यह बताना है स्पष्ट रूप से, थोड़ा सा ये इन बातों को देकर, ऐसा नहीं कि ये बातें बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, आपको यह बताना है, क्योंकि थॉट्स आर सपोज टू बी फॉलोड बाय एक्शंस। यह निश्चित रूप से सब पर लागू है। जो आप करते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका विचार होता है। तो आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका है, इससे यह बात भी नहीं छिपी हुई है किसी से। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी धर्म से शायद ही प्रभावित थे। शायद ही प्रभावित से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धर्म को उन्होंने बिल्कुल प्राइवेट, निजी मामला माना। धर्म को उन्होंने उतना तवज्जो ही नहीं दिया। आपको यह बात लिखना है। धर्म के मामले में वास्तव में क्या थे? वो अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादिता का मतलब समझते हैं क्या है? अज्ञेयवाद वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति यह समझता है कि हम ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह ही नहीं सकते। तो नेहरू जी ऐसे ही कुछ थे, अज्ञेयवादी, अर्थात जिसके बारे में हम कुछ निश्चित रूप से कह ही नहीं सकते, उस ईश्वर पर अधिक समय देना या उसके बारे में या उसको सोच कर लेकर चलना, इसको व्यवहारिक नहीं मानते थे। और इसीलिए धर्म को उन्होंने बिल्कुल निजी विषय माना और देश, समाज, अर्थव्यवस्था या दूसरी किसी भी बातों से इसको जोड़कर कभी नहीं देखा। और यहीं पर गांधी जी से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। तो उनकी सोच थी, उनका कहना था, उन्होंने देखा था कि धर्म, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस पीपल सोसाइटी है ये, अर्थात कई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, कई भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी उन्हें इस बात की समझ थी, मतलब धर्म का ऐसा नहीं कि वो निंदा करते थे या विरोध करते थे, उन्हें इस बात की समझ थी। लेकिन उन्होंने देखा था कि धर्म का किस प्रकार से दुरुपयोग कर समाज को विभाजित किया गया
और समाज के विभाजन से किस प्रकार लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों की मानसिकता, लोगों की संस्कृति सब प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इन सारी बातों को उन्होंने समझा था और इसीलिए उनका मानना था कि नहीं, हम धर्म को बिल्कुल निजी विषय मानकर इसको बिल्कुल अलग रखें और हम तर्क की कसौटी पर वर्तमान समस्या को रखकर और तब उस पर विचार करें और वर्तमान किसी भी समस्या को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और तब उसका हल करें। और ऐसे करके उन्होंने सोचा, बल्कि उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देकर उसके माध्यम से समाज का विकास करें, अर्थव्यवस्था का विकास करें और इसमें धर्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनका यही मानना था। इसलिए उन्होंने धर्म को उन्होंने निगेट किया, निषेध किया, उसको बिल्कुल क्या कहा उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म निजी विषय है और चूंकि भारत में हमें लोकतंत्र लाना है तो लोकतंत्र के लिए हमें धर्म निरपेक्षता पर ध्यान देना है, न कि धर्म सापेक्ष सोचना है, अर्थात धर्म को लेकर सोचना है नहीं। क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ समाजवाद लाने की बात हो, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता ही उचित है। अर्थात धर्म के प्रति से कोई अपेक्षा नहीं, धर्म सिर्फ इस बात के लिए है कि सरकार उसके प्रति अपना तटस्थ नजरिया रखे, सभी धर्मों को समान रूप से देखे, तभी वास्तव में सरकार समाजवाद लाने में सफल हो पाएगी। और समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय, समानता पर आधारित समाज हो तो न्याय स्थापित होगा और अगर ऐसा होता है तभी वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो बड़ी सफाई से उन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता तीनों को जोड़ा, अर्थात धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने सच्चे लोकतंत्र और सच्चे समाजवाद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त माना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस रूप में उन्होंने धर्म को इन सभी चीज़ों से अलग रखा और धर्मनिरपेक्षता को प्रश्रय दिया। और आप समझ सकते हैं कि इसीलिए संविधान बना है तो उसमें धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब जब धर्म को हम निगेट कर रहे हैं, उसको हम सिर्फ एक व्यक्तिगत सोच मान रहे हैं, तो संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता की तो बात ही नहीं रह जाती है, अर्थात उसको प्रश्रय देने या फिर उस पर सोचने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती।